जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे। नमस्कार, आप देखें बोल कि लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। ये तो ज्यादती है ना। किसान अगर भारत बंद का आह्वान करे तो उसे आप गाली दो, उस पर तमाम अंकुश लगाओ, मगर दूसरी तरफ राजनीतिक चंदा के नाम पर तुम्हारी लूट खसूट जारी रहे। ये तो हद है ना। और मैं आपको बतला रहा हूं कि आखिर मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपसे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो किसानों ने भारत बंद बुलाया है। भारत बंद बुलाना उसका राजनीतिक, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, मगर उस पर किस तरह का दमन किया जा रहा है उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको बताऊंगा। मगर आज ही के दिन एक और अहम घटनाक्रम हुआ है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि जो गुप्त राजनीतिक चंदा राजनीतिक दलों को मिलता है, हम उस पर रोक नहीं लगाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि बाकायदा एक संस्था ने इसे चुनौती दी थी और यह कहा था कि चूंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, लिहाजा 1 अप्रैल से राजनीतिक चंदा, जो गुप्त राजनीतिक चंदा आता है, उस पर रोक लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको किसानों की बात करना चाहता हूं दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह हैं युद्धवीर सिंह। ये अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और पुलिस उन्हें उठाकर ले जाती है। पुलिस उन्हें किस तरह से उठाकर ले जाती है मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। सबसे पहले आप देखें, जब पुलिस उन्हें उठाकर ले जाने वाली होती है तब युद्धवीर सिंह क्या कहते हैं। उनका कहना था कि यह सरासर अलोकतांत्रिक है, यह तानाशाही रवैया है। क्या कहा युद्धवीर सिंह ने, पहले आप देखिए। युद्धवीर सिंह, आप पुलिस आपके कार्यक्रम में आई है यहाँ पे, आप क्या कहेंगे? ये गलत है। ये मतलब तानाशाही है। ये हमसे डिक्टेटरशिप है और उसी की वजह से ये इस तरह का प्रशासन का रवैया। वार्ता करना, प्रेस से बात करना कोई गुनाह नहीं है। वो भी ये डेमोक्रेसी का राइट है। कोई भी आदमी अपनी बात रख सकता है, अपनी बात को कर सकता है। तो इस तरह का व्यवहार किसान के साथ सिर्फ अपनी बात रखने के लिए किस तरह की ज्यादती हो रही है दोस्तों, अब यह वीडियो आपको देखना पड़ेगा। करीब 1.5 मिनट का वीडियो है दोस्तों। आप देखिएगा पुलिस किस तरह से युद्धवीर सिंह को उठाकर ले जाती है, यानी कि शालीनता की तमाम हदों को इन्होंने पार कर दिया है। एक आदमी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो हर किसी का अधिकार है, और यह चीज इन्हें स्वीकार नहीं है गुजरात से। वो गुजरात जो कि हमारे प्रधानमंत्री की राजनीतिक कर्मभूमि, जन्मभूमि सब रही है, और उस गुजरात में किसान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी बात को क्या करेंगे। દેશોની અંદર જોઈ શકો છો કે યુद्धવીર સિંહ કે જેઓ સંયુક્ત કિસાન મોરચા અને એ સિવાય કિસાન સંગઠનો છે અને ગાઝીપુર બોર્ડર પર જે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે કે ગાઝીપુર બોર્ડરની આંદોલન અગવાઈ કેવો કરતા આવ્યા છે અને એમની અત્યારે હાલ પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી છે। પોલીસ इस किसान ने बहुत चुनौतियों का सामना किया दोस्तों। वो सिंघू बॉर्डर पहुंचा भी नहीं था, मगर उसे बदनाम करने का प्रयास लगातार किया गया। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि हमारे पास सबूत हैं कि इस आंदोलन में खालिस्तानी है, और आज भी दोस्तों 4 महीने बीत चुके हैं। कितने किसान मारे गए हैं आप जानते हैं? 200 से 250 किसान मारे जा चुके हैं। किसी का दिल नहीं पसीज रहा है दोस्तों। मेरे जैसे कुछ पत्रकार जो हैं आज भी उन किसानों के लिए बोल रहे हैं, मगर सब खामोश हैं। सब खामोश है, किसी को इस बात की परवाह नहीं है। और ये वीडियो देखिए दोस्तों, आज सिंघू बॉर्डर का वीडियो है। इस वीडियो में आप देखिए उस हॉस्टिलिटी से, सरकार के उस दमन से बेपरवाह वो किसान आज नाच रहा है। वो नाच रहा है। ये है मेरे अन्नदाता के अंदर के जो एक सकारात्मक ऊर्जा है ना,
यह है मेरे अन्नदाता के अंदर का आत्मविश्वास। वो जानता है कि मुख्य धारा के न्यूज़ चैनल्स के जरिए उसे इतना बदनाम किया जा चुका है। वो ये भी जानता है कि सरकार मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने दे रही, मगर वो अब भी गांधी के सत्याग्रह के रास्ते को छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं सलाम करता हूं ऐसे किसान को दोस्तों। आज उस किसान की आवाज कोई नहीं उठा रहा। सबसे दुख की बात यह है, हालांकि हां, अब भी कुछ नेता हैं जो संसद में इस बात को उठा रहे हैं, और इसके लिए मैं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 4 महीने गुजर चुके हैं, किसानों के मरने का सिलसिला जारी है, मगर सरकार की खामोशी एक तरह से शॉकिंग है। क्या कहा दीपेंद्र हुड्डा ने, आप कुछ सुनिए। जो आपने सोचा किसान भूल जाएगा ये बात, मगर किसान की याददाश्त बहुत तेज है, इसीलिए बैठा है 4 महीने से। 300 जाने गंवाने के बाद, 300 जाना कुर्बान करने के बाद। दोस्तों, वैसे तो मैं किसी राजनेता की तारीफ नहीं करता हूं अपने इस मंच पर, मगर अगर संसद में किसानों की आवाज उठती रहेगी ना, तो इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं। लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से हमारा जो किसान है वो निराशावादी नहीं होगा, वो निराश नहीं होगा। उसे लगातार ये लगता रहेगा कि हां, मेरी जीत हो सकती है, इसलिए वो कभी भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेगा। उसे बदनाम करने के लिए न जाने आपने कितने पैंतरे जड़े, न जाने आपने कितनी चालें चली, मगर आपके तमाम चालें उस किसान के सामने पूरी तरह से धराशायी साबित हुई। एक तरफ उस किसान को बंद बुलाने का, बंद आह्वान करने का हक नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हक नहीं है, और तुम जो है गुप्त राजनीतिक चंदे के नाम पर लूट खसूट कर रहे हो। वो बंद का आह्वान करता है, वो सिंगू बॉर्डर पर बैठता है, तो आप उसे कोरोना का डर बताते हो, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की रैलीज के लिए ट्रक्स में भर भर के लोग को लाया जाता है। तस्वीरें गवाह हैं उस बात की। यहां पर कौन सा कोरोना का पालन हो रहा है भाई? और सारी उंगली मेरे किसान पर ही उठेंगी। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यही नहीं हो रहा है। जिस राजनीतिक चंदे की बात कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट का अब यह फैसला आ गया है। अब राजनीतिक दलों को जो गुप्त राजनीतिक चंदा मिलता था वो मिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर काबू पाने के लिए दिशा निर्देश पहले से मौजूद हैं, मगर आज मैं प्रमाणित करने जा रहा हूं कि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर सकता, कैसे कर सकते हैं भाई, मगर अब मैं आपको प्रमाण के जरिए बताना चाहता हूं कि किसानों पर तो ये उंगलियां उठाते हैं, मगर गुप्त राजनीतिक चंदे के नाम पर ये लोग क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बतला दूं कि ये गुप्त राजनीतिक चंदा नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी होते हैं, जो दस्तावेज जारी होता है जिसके जरिए आप गुप्त राजनीतिक चंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं, उसमें होता है एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिकल कोड, इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां पर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स चाहते हैं, वो चाहें तो सत्तारूढ़ बीजेपी को बता सकते हैं कि किस औद्योगिक घराने ने कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। आप मुझे बताइए, अगर एक औद्योगिक समूह कांग्रेस को ढेरों पैसा दान करे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये जानकारी सरकार को दे दे, तो आप जानते हैं इसका क्या मतलब होगा? सरकार क्या करेगी? इनकम टैक्स का इस्तेमाल करेगी। क्या करेगी? वो आईबी का इस्तेमाल करेगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल करेगी उस औद्योगिक घराने को परेशान करने के लिए। ऐसे में आप मुझे बताइए, ये गुप्त राजनीतिक चंदा कैसे हुआ? तो किसानों पर तो सवाल, मगर यहां पर जो स्कीम आप 2017 में लेकर आए थे, उस वक्त के आम बजट के जरिए, उस वक्त के वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जो लेकर आए थे, वो स्कीम अपने आप में उसमें ढेरों छेद हैं। अब बात यहां नहीं रुकती है। आपके स्क्रीन पर एक और अहम जानकारी, आप जानते हैं कि 2017 से लेकर 2019 तक जितना भी गुप्त राजनीतिक चंदा गया है, उसमें से 60% भारतीय जनता पार्टी के जेब में गया है, 60% बीजेपी के जेब में गया। अब मुझे आप बताइए, ये जो गुप्त राजनीतिक चंदा यानी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने का जरिया नहीं है तो क्या है? मैं जानता हूं आप कहेंगे कि भाई लोग कांग्रेस को भी दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी को भी दे सकते हैं। मगर मैंने आपको अभी बताया ना, ये गुप्त तो है ही नहीं। अगर कोई औद्योगिक घराना कांग्रेस को पैसा देगा तो सरकार को वो जानकारी पता चल सकती है। और यही नहीं, देखिए, जो सत्ता में होता है,
जिसके हाथ में ताकत होती है, औद्योगिक घराने उसी का समर्थन करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। और बात यहां नहीं रुकती है। मैंने आज से कई महीनों पहले एक शो किया था, क्योंकि मैं जो कहता हूं, जो करता हूं, आप लोग सुनते तो नहीं है वो। मैंने आज से कई महीने पहले इसी मंच यानी न्यूज़ क्लिक पर एक शो किया था। मैंने आपको बतलाया था कि जब सरकार 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की ये स्कीम लेकर आई थी, तब उस पर आपत्ति 2 संस्थाओं ने दर्ज की थी। कौन सी 2 संस्थाएं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग। मगर सरकार ने उन आपत्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आइए मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। आज से कई महीनों पहले मैंने वो शो किया था, आज उसकी एक एक बात सही साबित हो रही है। किस तरह से चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी, सुनिए। आपत्ति नंबर 1, इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। आपत्ति नंबर 2, भारतीय करेंसी पर, भारतीय पैसे पर भरोसा टूटेगा। आपत्ति नंबर 3, केंद्रीय बैंकिंग कानून के बुनियादी सिद्धांतों पर ही खतरा आ जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बात कही थी जो उसे कहने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा था कि इससे चुनावी पारदर्शिता पर असर पड़ेगा, यानी कि जो हमारे चुनाव होते हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हो सकेंगे। सत्ता पक्ष के समर्थन में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। उन्होंने यह कहा कि अगर इसका इरादा यह है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वाला व्यक्ति, संस्था या इकाई राजनीतिक दल में दान दे सके, तो वो तो आप डिमांड ड्राफ्ट, चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पेमेंट के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस बिल की जरूरत नहीं है, यह तो सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हो सकता है। और आरबीआई ने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल वजूद में आ जाता है तो इंटरनेशनल नॉर्म्स, यानी कि जो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, वो बिगड़ जाएगी। आरबीआई ने सख्त हिदायत दी थी, मगर सरकार ने तो मन बना लिया था। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हसमुख अढ़िया हैं, राजस्व सचिव। उन्होंने क्या जवाब दिया आरबीआई की इस आपत्ति पर, यह भी पढ़िए। वो कहते हैं, मुझे लगता है आरबीआई दानदाता की पहचान को गुप्त रखने के मकसद से लाए जा रहे प्रस्तावित प्रीपेड बेरर इंस्ट्रूमेंट के तंत्र को ठीक से नहीं समझ पाया है, जबकि उसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि जो भी दान देगा वो उस व्यक्ति के टैक्स पेड पैसे से ही होगा। तो एक तरफ तो हसमुख अढ़िया ये कह रहे हैं कि साहब आरबीआई समझ नहीं पाया, मगर बाद में उन्होंने जो कहा वो पूरी तरह से विरोधाभास है। वो क्या कहते हैं, आरबीआई की सलाह काफी देर से आई और इकोनॉमिक बिल पहले से ही छप चुका है, इसलिए हम अपने प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि पहले तो आप कहते हैं आरबीआई समझ नहीं पाया, बाद में आप कहते हैं क्योंकि इनका सुझाव बहुत देर से आया, इसीलिए हम अपने इकोनॉमिक बिल में इसको शुमार नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या हुआ कि आरबीआई ने जो आपत्तियां दर्ज की थीं, उसको लेकर मोदी सरकार ने कोई तर्क नहीं दिया, किसी भी तरह से गंभीरता से उसे संबोधित नहीं किया। अब अरुण जेटली ने भी इस पर जल्द हस्ताक्षर कर दिए। मगर क्या आप जानते हैं, गुनाह की शुरुआत तो हो चुकी थी, मगर इसके बाद जो गुनाह हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। संसद में इसको लेकर सवाल पूछा गया। आपके स्क्रीन पर यह शख्स जिसका नाम है राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीम उल हक, उसने सरकार से एक सवाल पूछा और सवाल बहुत सीधा था। भारतीय चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रति किसी तरह का विरोध दर्ज किया। सीधा सा सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन को इस इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना पर कोई आपत्ति है। अब आपकी स्क्रीन पर वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन है। इन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि सरकार को इलेक्टोरल बेरर बॉन्ड के मुद्दे पर चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। साफ झूठ। अब आप मुझे बताइए कि इसकी क्या सजा दिया जाए। क्या ऐसे चलेगा लोकतंत्र? क्या इस तरह से काम होगा? क्योंकि चुनाव आयोग ने क्या कहा, आपको इस पर गौर करना पड़ेगा। यह बिल संसद में आया 1 फरवरी को और उसके ठीक 4 महीने बाद यानी मई 2017 में चुनाव आयोग ने लॉ मिनिस्ट्री को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने क्या लिखा, मैं आपको बताता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को विदेशी सोर्सेस से संभावित अवैध चंदे को छिपाने में मदद मिलेगी। संदिग्ध चंदादाता फर्जी शेल कंपनियां स्थापित करके
राजनेताओं के पास काला धन पहुंचा देंगे और पैसे का सही सोर्स कभी सामने नहीं आएगा। दरअसल चुनाव आयोग चाहता था कि इस बिल को वापस लिया जाए, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और वो इसलिए कह रहा था वापस लिया जाए क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे जो चुनावी पारदर्शिता है वो खत्म हो। मगर मैं आपको बता दूं कि उस वक्त चुनाव आयोग में इस सरकार के खास ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे। मसलन सुनील अरोड़ा, मसलन सुशील चंद्रा उस वक्त नहीं थे। उस वक्त चुनाव आयोग की जो चेहरा था वो अलग था। तो इस कार्यक्रम के जरिए और इस पेशकश के जरिए मैं आपको क्या बतलाने का प्रयास कर रहा हूं, यानी कि राजनीतिक दलों की लूट खसूट जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल के अंदर ये लोग जहर भी उगलते रहेंगे, पैसे का जबरदस्त प्रवाह होगा जीतने के लिए। मगर हमारा किसान, जिसके लिए हर तरफ हालात जो मुश्किल हैं, वो अगर अपनी बात कहने का प्रयास करेगा तो उसके लिए इतने मुश्किल हालात पैदा किए जाएंगे। अब मुझे बताइए ना, समानता का या बराबरी की बात कहां है ऐसे में? बताइए। एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ सरकार का दमखम। बोल के लब आजाद है तेरे में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।